क्या राहुल गांधी ने विदेशी जमीन पर देश का अपमान किया? क्या राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर चाइना की तारीफ की? आखिर राहुल गांधी के बारे में भारतीय जनता पार्टी, उसका प्रचार तंत्र और उसका पालतू मीडिया झूठ क्यों बोलता है? क्या भाजपा को इस बात की मिर्ची लगी कि विदेशी जमीन पर जाकर राहुल गांधी ने यह कह दिया कि अब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री से कोई नहीं डरता? क्या भाजपा को इस बात की मिर्ची लग रही है कि राहुल गांधी ने यह कह दिया कि आरएसएस की जो सोच है वो भारत की बुनियादी सोच से बिल्कुल अलग है? दोस्तों, इस बात को समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं उनके खिलाफ एक टूल किट शुरू हो जाता है। राहुल गांधी लंदन में थे तो उनके बारे में यह झूठ फैलाया गया कि राहुल गांधी चाहते हैं कि हमारे आंतरिक मामलों में ब्रिटेन और अमेरिका दखल दें, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी पर प्रहार करना है तो भाजपा को झूठ का सहारा लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने चाइना की तारीफ की। सरासर झूठ। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि राहुल गांधी की किस बात पर बीजेपी को मिर्ची लग रही है। मैं उनका पूरा जो भाषण है अंग्रेजी में दिया गया, मैं आपको सुनाऊंगा, मगर उससे पहले उसका मैं अनुवाद पेश कर दूं। उन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा मेरे एक एक शब्द को। राहुल कहते हैं कि आरएसएस इस बात में विश्वास करती है कि भारत एक विचार है, जबकि हमारा मानना है कि भारत कई विचारों का समावेश है। हमारा मानना है कि सबको सपने देखने का अधिकार है, सबको भागीदारी का अधिकार है, और यह मायने नहीं रखता कि आप कौन सी भाषा, कौन सा धर्म, कौन सी जाति से आते हैं। राहुल गांधी कहते हैं यही वो लड़ाई है जो चुनावों में लड़ी जा रही थी। देश की जनता बार बार देख रही थी कि प्रधानमंत्री देश के संविधान पर हमला बोल रहे हैं। हर शब्द जो मैंने कहा वो संविधान के हिसाब से था। राहुल गांधी आगे कहते हैं आधुनिक भारत की बुनियाद देश का संविधान है। लोग चुनावों में साफ तौर पर समझ रहे थे और मैंने अपनी आंखों से देखा। हर बार जब मैं संविधान का मुद्दा उठा रहा था, लोग समझ रहे थे मैं क्या कह रहा था। वो देख रहे थे कि बीजेपी हमारी परंपरा, हमारी भाषा, हमारे राज्यों, हमारे इतिहास पर हमला बोल रही है। सबसे बड़ी बात, वो इस बात को समझ गए थे कि जो भी संविधान पर हमला बोल रहा है वो देश की धार्मिक परंपरा पर भी हमला बोल रहा था। इसीलिए संसद में मैंने अपने पहले भाषण में अभय मुद्रा की बात की। अभय मुद्रा यानी किसी से मत डरो। और भाजपा ने मेरे इस बयान को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया। राहुल गांधी आगे क्या कहते हैं जिससे सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है? वो कहते हैं कि चुनावों के बाद भाजपा का डर खत्म हो गया है, चुनावों के बाद प्रधानमंत्री का डर खत्म हो गया है, और ये भारी उपलब्धियां हैं। ये कांग्रेस या राहुल गांधी की उपलब्धि नहीं है, हम सिर्फ सतही हैं। ये देश की जनता की उपलब्धि है जो लोकतंत्र की ताकत को मानते हैं, जो संविधान पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनिए अब यही बात जिसका मैंने आपको अनुवाद किया, राहुल गांधी ने अंग्रेजी में क्या कहा था। The RSS believes that India is one idea, and we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. This is the fight. And the fight was crystallized in the election, when millions of people in India clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. Because what I am saying to you, union of states, respect to languages, respect to religions, respect to traditions, respect to castes, this is all in the Constitution. Every single word that I have said to you is in the Constitution. The foundation of modern India is the Constitution. And what people understood in the election clearly, and I saw it happening. When I used to raise the Constitution like this, people understood what I was saying.
They were saying that the BJP is attacking our tradition, attacking our language, attacking our states, attacking our histories. And most importantly, what they understood was that anybody who is attacking the Constitution of India is also attacking our religious tradition. Right? And that is why in my first speech in Parliament, you must have noticed, when I described Abhay Mudra, the fact that this is a symbol of fearlessness and it is present in every single Indian religion. You can look, you go on the internet and you can see every single Indian religion. Guru Nanak Ji holds his hand like this. Shiva holds his hand like this. Every single Indian religion, the hand is a symbol of fearlessness. And when I was saying this, the BJP could not stand it. They don't understand. And we are going to make them understand. You see, and the other thing that happened that was very beautiful, that in fact I was amazed that it happened so quickly, was that fear of the BJP vanished, disappeared, gone. And we saw that immediately, within minutes of the election result, nobody in India was scared of the BJP or the Prime Minister of India. So these are huge achievements, not of Rahul Gandhi or the Congress party. We are peripheral. These are huge achievements of the people of India who realized, of democracy, of the people of India who realized that we are not going to accept an attack on our constitution. We are not going to accept an attack on our religion. We are not going to accept an attack. राहुल गांधी ने एक और खूबसूरत बात की और इसमें उन्होंने सहारा लिया राष्ट्रगान का और संविधान का। उन्होंने कहा कि अभी अभी इस सभा की शुरुआत हमने राष्ट्रगान से की। राष्ट्रगान में कहीं पर भी किसी एक राज्य को श्रेष्ठ नहीं बताया गया है, सभी राज्यों को बराबर बताया गया है। राहुल गांधी आगे कहते हैं कि सब लोग कहते हैं कि भारत और अमेरिका यानी भारत और यूनाइटेड स्टेट्स दो बड़े लोकतंत्र हैं। हम में एक और समानता है, यूनाइटेड स्टेट्स कई राज्यों का समावेश है और हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत कई राज्यों का समावेश है। आपको याद होगा दोस्तों, राहुल गांधी की इस बयान को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। आगे राहुल कहते हैं, मेरा भाई जो पगड़ी पहनता है उसे उतनी ही इज्जत मिलनी चाहिए जितनी उस व्यक्ति को मिलती है जो नहीं पहनता है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई पगड़ी पहनता है तो हम उसे पसंद नहीं करते, कोई तमिल बोलता है तो हम उसे पसंद नहीं करते, कोई तेलुगु बोलता है तो हम उसे पसंद नहीं करते हैं। ये एक ऐसी जंग है, वो लगातार लड़ रहे हैं। सुनिए राहुल ने क्या कहा। We started here with the Indian national anthem. And while the national anthem was playing, I was thinking to myself that this song mentions all our states. And it mentions them all equally. It does not start by saying this state is the best, and this state is the second best, and this state is the third best. The song basically describes India as a union of states. Very much like the United States. So often people say, oh, we share the fact that we are the two biggest democracies. But we share another very important fact, that we are both union of states. The United States, whose national anthem we also played, and in our constitution, it's clearly stated, India, that is Bharat, is a union of states. Which means, just like in the United States,
No state is superior to any other state. No religion is superior to any other religion. No language is superior to any other language. My brother who's wearing a turban there deserves the same respect as somebody who doesn't wear a turban. We cannot say, look, we don't like him because he wears a turban, and we like him because he doesn't wear a turban. Or, he speaks Tamil, so we don't like him. And he speaks Hindi, so we like him. Or, he speaks Malayalam, so we don't like him. Right? And so Telugu. Right? Because when we say Telugu, we are not just saying language. Embedded inside Telugu is history, is tradition, is music, is dance, is food, is everything. So if you say to the people of Andhra Pradesh that, look, Telugu is not as important as Hindi, you're insulting the people of Andhra Pradesh. Because you're saying to them that your history is not important, your tradition is not important, your food is not important, your music is not important, your forefathers are not important. And this is the simple battle that is being fought in India. The RSS believes that India is one idea. And we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. This is the fight. और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जिस मुद्दे को लेकर राहुल पर हमला बोला जा रहा है, वो मुद्दा क्या था? यह कहा जा रहा है कि उन्होंने चाइना की तारीफ की। क्या यह बात सही है? राहुल गांधी ने क्या कहा, मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी ने सिर्फ यह कहा कि दुनिया भर में बेरोजगारी की समस्या है, मगर वियतनाम और चीन में नहीं है। क्यों नहीं है? उन्होंने बताया कि एक जमाना था जब दुनिया भर का उत्पादन अमेरिका में होता था, मगर धीरे धीरे यह शिफ्ट कर गया दक्षिण कोरिया और जापान, और अब दुनिया भर का उत्पादन चाइना में होता है। आपके घर में कई सामान में लिखा होता है मेड इन चाइना। राहुल गांधी सिर्फ इतना कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि उत्पादन भारत में हो। ऐसे में क्या गलत कह रहा हूं मैं? और सही बात भी है। अगर राहुल गांधी बेरोजगारी की समस्या का समाधान इसके जरिए करना चाहते हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? सुनिए उन्होंने क्या कहा और आप खुद फैसला कीजिए कि क्या उन्होंने चाइना की तारीफ की। सुनिए। First of all, let's be clear. Not everywhere on the planet has an employment problem. Okay? The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. So there are places on the planet that are not struggling with unemployment. There's a reason. If you look at the United States in the 1940s, 50s and 60s, they were the center of global production. Anything that was made, cars, washing machines, TVs, all made in the United States. Production moved from the United States. It went to Korea, it went to Japan, eventually it went to China. And if you look today, China is dominating global production. You go to India, you look at the phones, you look at the furniture, you look at clothes, you see on the back, made in China. और जहां तक चाइना की तारीफ है दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, 1 साल पहले की बात है, ग्लोबल टाइम्स ने प्रधानमंत्री की तारीफ की थी। ग्लोबल टाइम्स जो कि चाइना का ऑफिशियल अखबार है, यह कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को सही दिशा मिल रही है। सुनिए
इस मीडिया रिपोर्ट में क्या कहा गया था। And an article has been published in China's state-run Global Times that has praised India's progress under Prime Minister Narendra Modi. The article said India's domestic and foreign situation has changed tremendously compared to 4 years ago. And the author, in fact, also said that it appears that a transformed, stronger and more assertive India has become a new geopolitical factor. बात वहां नहीं रुकती है। वहां के नागरिक उनकी तारीफ कर रहे थे और यह कह रहे थे कि प्रधानमंत्री अमर हैं, यानी मोदी जी अमर हैं। अब सोचिए, प्रधानमंत्री की जगह अगर राहुल गांधी के बारे में वहां की जनता यह कह रही होती कि राहुल गांधी अमर हैं, अमिट हैं, अजय हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, भाजपा ने कितना बवाल किया होता यहां पर। यह सवाल है दोस्तों, इसे समझने के लिए अक्ल का इस्तेमाल कीजिए। गोदी मीडिया के झूठ में मत बह जाइए। सुनिए वहां के लोग किस तरह से प्रधानमंत्री की तारीफ। और सबसे बड़ी बात, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने मंच से खड़े होकर कहा था कि मैं चाइना के साथ समझौता कर रहा हूं और इस समझौते के बाद हमारे गुजरात में लोग मेडल जीतने लगेंगे, खेलों में मेडल जीतने लगेंगे। अभी हाल ही में ओलंपिक्स हुआ, गुजरात की पृष्ठभूमि वाले कितने लोगों ने मेडल्स जीते? और आप ये जानते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा गुजरात को दिया जाता है। प्रधानमंत्री ने ऐलान आज से 10-11 साल पहले किया था कि भाई गुजरात के साथ चाइना का जो है गठबंधन हो रहा है खेल के मोर्चे पर। कितने मेडल जीते गए बताइए? क्या प्रधानमंत्री से कोई सवाल कर रहा है इस बारे में? और क्या ऐसे में प्रधानमंत्री की देशभक्ति पर सवाल की जानी चाहिए कि वो चाइना के साथ रिश्ते कर रहे हैं? सुनिए उन्होंने क्या कहा था, पुराना बयान है। से रखा चीन के लोगों के सामने कि मैं चीन के साथ मिलकर के मेरे गुजरात में स्पोर्ट्स को और डेवलप करने के लिए काम करना चाहता हूं। मुझे चीन की मदद चाहिए। और चीन के मुझे आश्वासन दिया है कि हम गुजरात के साथ मिलकर के खेलकूद के विकास के लिए जो भी कर सकते हैं हम करेंगे। इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को चाइना की यूनिवर्सिटीज के साथ जोड़ करके हम इंटरनेशनल लेवल से हमारे स्पोर्ट्स क्षेत्र को कैसे विकसित करें, हमारी इंस्टीट्यूशंस को कैसे डेवलप करें, उस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब उन्होंने यह बयान दिया था। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, ये जो तीनों खबरें मैंने आपको बताई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह अगर राहुल गांधी होते तो कल्पना कीजिए कितना बवाल होता दोस्तों। राहुल गांधी चाइना के डिप्लोमैट से मिलते हैं तो उसको लेकर बवाल हो जाता है कि राहुल गांधी देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। मगर मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी चाइना करीब 14 बार गए थे। तो क्या उससे उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाया जाना चाहिए? मगर अब मामले को पलटिए, अगर इसी तरह से राहुल गांधी 14 बार चाइना गए होते, कितना बवाल होता बताइए? सांसद होने के नाते गए होते, कितना बवाल होता? यह सवाल है दोस्तों। मैं आपको ढेरों ऐसी मिसाल दिखा सकता हूं जहां संघ ने या मध्य प्रदेश सरकार ने चीन के साथ दोस्ती के कसीदे पढ़े हैं, मिसालें दी हैं। मुद्दा यह है कि हमें मुद्दे पर रहना चाहिए। राहुल गांधी पर हमला बोलने के लिए आपको झूठ के सहारे की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या वजह है? क्यों झूठ के जरिए ही आप हमला बोलते हैं? और यह झूठ आज से नहीं है दोस्तों, याद कीजिएगा। राहुल जब ब्रिटेन गए थे तब उनके बारे में यह झूठ चलाया गया था कि राहुल गांधी ब्रिटेन और अमेरिका से कह रहे हैं कि वो भारत में आकर दखल दें, जबकि राहुल ने स्पष्ट कर दिया था कि तमाम जो मामले हैं वो हमारे आंतरिक मामले हैं, हम इसे सुलझा सकते हैं। सीधा सवाल था कि आप चाहते हैं ब्रिटेन और अमेरिका दखल दें? सुनिए राहुल का क्या जवाब था। Mr. Gandhi, thank you for your candor and your plain speaking. You've spoken about democracy in trouble. You spoke about it just now. You spoke about it yesterday, and you expressed some surprise at the fact that Western European countries don't seem to have noticed that large chunks of democracy were falling away. So here's my question to Parter. One, what are you, the Congress Party, but you also the opposition, planning to do about this? And part two,
What would you like London, Paris, Berlin, all the other capitals, the governments and the people to do about this? No, look, first of all, it's our problem, right? It's an internal problem. It's an Indian problem. And the solution is going to come from inside. It's not going to come from outside. अब आप बताइए, यहां पर राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि हमें अमेरिका और ब्रिटेन के दखल की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी गोदी मीडिया ने जो जहर चलाया था, जो झूठ चलाया था, आप और हम सब जानते हैं। बार बार राहुल गांधी पर हमला बोलने के लिए आपको झूठ के सहारे की जरूरत क्यों पड़ती है? इतनी असहाय क्यों है बीजेपी? इतनी बेचारी क्यों बनती जा रही है बीजेपी? यानी कि आप संवाद कर नहीं सकते, आप तर्कों पर जवाब नहीं दे सकते, तो आप क्या करते हैं? आप झूठ का सहारा लेते हैं। आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जुटाए गए पैसे के जरिए ब्राइब करते हैं। आप एजेंसीज के जरिए लोगों को डराते हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो विपक्ष हो। क्यों? क्या वजह है? भारतीय जनता पार्टी आखिर इस पुराने ढर्रे पर कब तक चलती रहेगी? क्या वजह है कि भाजपा को अपनी राजनीति को जायज ठहराने के लिए नफरत, जहर और झूठ का सहारा लेने की जरूरत पड़ती है? मैंने बाकायदा आपको प्रमाणित किया। मैंने आपको सुनाया कि राहुल गांधी ने अमेरिका में क्या कहा। राहुल गांधी के बयानों से इसलिए मिर्ची है क्योंकि राहुल गांधी ने सीधा प्रहार आरएसएस पे किया है। राहुल गांधी ने यह कहा है कि अब मैं प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी से नहीं डरता। तो अगर उन्होंने यह बात कही है तो इसमें क्या गलत है? क्या यह देशद्रोह है? राहुल गांधी अगर यह कह रहे हैं कि अगर चाइना में उत्पादन हो रहा है और मैं चाहता हूं कि भारत में ऐसा हो, तो इसमें क्या गलत है? अगर देश का बेरोजगार और उसकी बेरोजगारी इससे दूर हो सकती है, इस सोच से, इस मॉडल से, तो क्या गलत है इसमें? ये सवाल हैं, सवालों पर बने रहिए। आपको कोई भी कोई झूठ का पाठ पढ़ाए, उस पर विश्वास मत कीजिए। और अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।